हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आपके आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद राजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निसंदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। समय तालिका बनाने हेतु मुख्य सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए अग्र प्रकार है। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है इसे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर स्तर के बालकों की मनोशारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अतः समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं व विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हो जाता है, समय तालिका का निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर सप्ताह से अधिक कालांशों की व्यवस्था की जा सकती है। थर्ड नंबर पर हो जाता है, समय तालिका का निर्माण करते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात यदि विद्यालय में अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और ना ही बहुत देर से समाप्त होना चाहिए। समय सारणी ऐसी हो जिसमें विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। अध्यापकों के कार्यभार को ध्यान में रखकर समय चक्र का निर्माण किया जाना चाहिए। 6 नंबर पर हो जाता है, जिस विद्यालय के लिए समय तालिका का निर्माण करना है वह एक पारी में चलता है या 2 पारी में, और प्रत्येक पारी के लिए कितना समय है इसका ध्यान भी समय चक्र बनाते समय रखा जाना चाहिए। उसके बाद हो जाता है, समय चक्र की अवधि का निर्धारण छात्रों की आयु के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के कालांश थोड़े छोटे समय के होने चाहिए, चूंकि उनमें चित्त एकाग्रता कम होती है, और जैसे जैसे छात्र बड़े होते जाएं चक्र का समय बढ़ा देना चाहिए। 8 नंबर पर हो जाता है, विज्ञान और क्राफ्ट विषयों में लगातार कम से कम 2 कालांश हो, जिससे विषय संबंधी व्यवहारिक कार्य संपन्न किया जा सके। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रियाओं से क्या आशय है? प्राचीन अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं के अलावा विद्यालय में जिन क्रियाओं का संगठन किया जाता था उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं की संज्ञा दी गई थी। इन्हें कोई आवश्यक क्रियाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, अतः विद्यालय व विद्यार्थियों की इच्छाओं व सुविधाओं पर आधारित थी। इनकी सफलता या असफलता के प्रति भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और न ही समय तालिका में इनके लिए कोई विशेष समय का प्रावधान था, वरन यह विद्यालय समय के बाद ही आयोजित की जाती थी। परंतु आधुनिक अवधारणा के अनुसार यह अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं न होकर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, और इनका आयोजन अतिरिक्त समय में न करके विद्यालय की समय तालिका के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों इससे छात्र छात्राओं को क्या क्या लाभ होता है, अथवा देखिए विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 4 पाठ सहगामी क्रियाओं का वर्णन करते हुए उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। उसके बाद प्रश्न इसी में है प्रश्न, जिसका आंसर आपको एक ही लिखना है। पाठ सहगामी की किस प्रकार बालक के विकास में उपयोगी है स्पष्ट कीजिए, अथवा विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण दीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में भी आया हुआ, 2018 में भी, 2019 में भी और 2016 और 17 यानी सभी
इधर जो आपके 2016 से लगा के और आपके देखिए यहाँ पे 2021 तक हर बार ये क्वेश्चन आपका आता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खेल, वाद विवाद, गीत, कविता और भाषण, पिकनिक व शैक्षिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन, विद्यालय के अंदर चलने वाली प्रत्येक क्रिया जिनसे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, वे विद्यालय के अंदर हो या बाहर पाठ्यक्रम का ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें बजाय कार्य के खेल के गुण अधिक होते हैं, यथा विविध प्रकार की रुचियां, वाद विवाद, नाटक आदि। इनके द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक विद्यालय को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का संचालन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार भाग ले सकें। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया के महत्व को हम निम्न शीर्षकों के अंदर व्याख्या कर सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन, नागरिकों के गुणों का विकास, सामाजिक भावना का विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, किशोर अवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति, विशेष रुचियों का विकास, स्व अनुशासन बनाए रखने में सहायक, मानसिक स्वास्थ्य विकास, शैक्षणिक महत्व, मनोरंजनात्मक महत्व, सौंदर्यात्मक महत्व, सीखना व कमाना के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता का विकास। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, समझाइए। किसी भी विद्यालय की आधारशिला के समय इसमें खेल का मैदान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि खेल विद्यार्थियों को शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियों में वृद्धि करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों के साथ साथ खेल के मैदान में छात्र व्यायाम, दौड़, एनसीसी, स्काउटिंग आदि के कार्यक्रम भी संचालित किए जा सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या योगदान है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष योगदान है। इनके द्वारा बालकों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है और वे भविष्य में इसका विविध कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इन कार्यों में भाग लेने से सामाजिकता तथा राष्ट्रीयता का विकास होता है, आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा सौंदर्य अनुभूति होती है। विद्यालय में वर्ष में एक बार कम से कम अभिभावक दिवस पर प्रत्येक अभिभावक को बुलाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। ये छात्र, अध्यापकों व अभिभावकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों को जानने का प्रयास किया जाता है। इससे छात्रों की प्रगति व उन्नति का ज्ञान होता है। अभिलेख से आपका क्या आशय है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको। विद्यालय में असंख्य चीजें होती हैं, जैसे कितने अध्यापक हैं, कितने छात्र हैं, फीस किस कक्षा की कितनी है, कितने कर्मचारी हैं, कब किस चीज की व्यवस्था की गई एवं उस पर कितना धन व्यय किया गया तथा अध्यापकों का वेतन, उनकी प्रोन्नति, उनकी अवकाश की आयु इत्यादि सभी बातों का लेखा जोखा अभिलेखों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। विद्यालय अभिलेखों का रखरखाव कैसा होना चाहिए। विद्यालय अभिलेखों का रखरखाव, विद्यालय अभिलेख सत्य होने चाहिए। उन्हें स्वनिर्मित काल्पनिक आधार पर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अभिलेख व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि उनमें कोई काट छाट की गई हो तो वहां पर या तो संबंधित सहायक के हस्ताक्षर हो या मुख्याध्यापक के। 3rd नंबर पर हो जाता है अभिलेख सदैव ही पूर्ण होने चाहिए, उन्हें कल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कुछ अभिलेख ऐसे हों जो विशिष्ट अध्यापकों की देखरेख में हो, यथा विज्ञान संबंधी अभिलेख विज्ञान अध्यापक के निरीक्षण में, मैगजीन संबंधी अभिलेख मैगजीन के प्रधान अध्यापक के निरीक्षण में। प्रत्येक अभिलेख की एक फाइल सुनिश्चित होनी चाहिए। कार्यालय में फाइलों व रजिस्टरों की पर्याप्त संख्या में सदैव ही उपलब्ध रहना चाहिए। सभी फाइलों व रजिस्टरों की एक सूची कार्यालय निरीक्षक के द्वारा बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक फाइल व रजिस्टर पर क्रमांक डालें। अभिलेख इस प्रकार से सुरक्षित किए जाएं कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरलता से ढूंढा जा सके। प्रतिवर्ष नए रजिस्टर या अभिलेख तैयार नहीं किए जाएं, वरन जब संबंधित विभाग का एक रजिस्टर पूरा हो जाए तब दूसरा रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्टर पर पृष्ठ संख्या अवश्य अंकित करनी चाहिए। इस तरह से आपका हो जाता है
उसके बाद आपका है प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों के अंतर्गत शैक्षिक और वित्तीय अभिलेखों का उल्लेख कीजिए। विद्यालय अभिलेखों के प्रकार बताइए। प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों का वर्णन कीजिए। तो इसमें और ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालयी अभिलेखों की सूची बनाइए। किन्हीं दो अभिलेखों के विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। विद्यालयी अभिलेख निम्न प्रकार है: अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा विधि आय व्यय पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, कोटेशन रख रखाव पंजिका आदि। अध्यापक उपस्थिति पंजिका यह रजिस्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में या कार्यालय में विद्यालय के प्रारंभ होने के पूर्व ही रखा जाना चाहिए, जिससे विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण अपने नाम के सामने उस तिथि में अपने हस्ताक्षर तथा आने का समय लिख सके। विद्यालय से अवकाश पर रहने वाले अध्यापक के नाम के सामने की पूर्ति प्रधानाध्यापक को करनी चाहिए। छात्र उपस्थिति पंजिका प्रत्येक संस्था के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका होती है। उसमें उस कक्षा के सभी विद्यार्थी के नाम लिखे होते हैं। उसमें प्रतिदिन सभी विद्यार्थी की उपस्थिति या अनुपस्थिति का चिन्ह लगाया जाता है। इस रजिस्टर में यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी प्रत्येक महीने में कितने दिन उपस्थित अनुपस्थित रहता है, विद्यालय में अवकाश जिस जयंती आदि के कारण हुआ है, इन सब का उल्लेख रहता है। विद्यार्थी का शुल्क विवरण इसमें अंकित रहता है। छात्र को परिवर्तन, उन्नति एवं असफलता का विवरण भी इस रजिस्टर में रहता है। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखिए। तो इसमें आकस्मिक आपदाएं हो जाती हैं। आकस्मिक आपदाओं का संबंध प्रायः प्रकृति से होता है, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इस प्रकार की आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव है, यानी असंभव हो जाता है, संभव नहीं है, इस तरह से आप कह सकते हो। क्योंकि जो आकस्मिक आपदाएं होती हैं, यानी अचानक में जो घटनाएं घटित होती हैं, उसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना आदि। इस प्रकार की आपदाएं कभी भी तबाही मचा सकती हैं। अनाकस्मिक आपदाएं इस प्रकार की आपदाएं मानव के कुप्रबंधन एवं अव्यवस्थाओं के कारण होती है। इन्हें धीमी गति वाली आपदाएं भी कहते हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान संभव है, जैसे अकाल, प्रदूषण, मौसम और जलवायु असंतुलन आदि हो जाते हैं। ठीक है ना। ये आकस्मिक यानी आकस्मिक आपदाएं होती है, और यानी अनाकस्मिक आपदाएं और आकस्मिक आपदाएं दोनों हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है महामारी एवं जैवीय आपदाएं। ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, किसी भी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु, स्पर्श द्वारा फैलने वाले आक्रामक रोग इस प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, एड्स। ये क्या है? महामारी एवं जैवीय आपदाएं हो जाती है। सामाजिक आपदाएं मानव जनित ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंधों के कारण समाज एवं समुदाय को संकट में डाल देती हैं, सामाजिक आपदाएं कहलाती हैं, जैसे आतंकवाद, नाभिकीय दुर्घटना, अग्निकांड, जनसंख्या विस्फोट आदि हो जाती है। भूकंप के कारण बताएं। भूकंप आने के निम्नलिखित कारण हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है, जिसे भूकंप कहते हैं। कई बार लावा बाहर आने का प्रयास करता है, परंतु ऊपर के कड़े शेलों के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर की चट्टानों में कंपन कर देता है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आ जाता है। पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म से अब तक निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। पृथ्वी के सिकुड़ने से इसके शेलों में अव्यवस्था पैदा हो जाती है, जिससे कंपन पैदा हो जाता है और भूकंप आ जाता है। बलन तथा भ्रंश। बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न तथा तनाव से है, जिससे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं। भू संतुलन। यह माना जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी सियाल हल्का होता है और निचला भारी सीमा पर तैर रहा है। ऊपरी हल्की चट्टानों से ऊंची नीची होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली है। कृत्रिम भूकंप।
ये भूकंप मनुष्य के कार्यकलाप द्वारा आते हैं, जैसे बम के धमाके से, रेलों के चलने से अथवा कारखानों में भारी मशीनों के चलने से भी पृथ्वी में कंपन होता रहता है। अन्य कारण हिमखंडों या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धंस जाने या खाने की छतों के गिर जाने के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। चक्रवाती तूफान क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो जल के भंवर की भांति अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर, जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो सबसे पहले देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात भूकंप यानी भूमध्य रेखा से दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। वाताग्र सिद्धांत के अनुसार दो विपरीत तापक्रम वाली वायु राशि भूमध्य रेखीय भागों में अभिसरण करके इनको जन्म देती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णाद हवाओं के मिलने के कारण होता है। इनका क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहां पछुआ हवाओं के प्रभाव में पश्चिम और पूर्व दिशा में चलते रहते हैं। इनके चलने का क्रम नदी की धारा में भंवरों के चलने की तरह ऊपर से नीचे की ओर होता है। शीतोष्ण चक्रवातों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात और प्रवासी चक्रवात। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। शीतोष्ण चक्रवातों के गर्त चक्रों के विस्तार में काफी भिन्नता देखी जाती है। साधारणतया ये लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले रहते हैं। कभी कभी इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि वे काफी बड़ा क्षेत्र घेर लेते हैं। ये चक्रवात प्रचलित पवनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पछुआ पवनों के प्रदेश में ये पूर्व की ओर चलते हैं, परंतु सदैव ही पूर्व की ओर नहीं चलते। विशेष अवसरों पर ये अपना मार्ग बदल देते हैं। उसके बाद है आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन में निवारण और संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन निम्न प्रकार होता है। राज्य स्तर पर बचाव, राहत और पुनर्वास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। जनपद स्तर पर जिलाधीश कार्यालय, खंड या क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र समिति कार्यालय, ग्राम स्तर पर गांव की आपदा प्रबंधन समिति। आपदा राहत कार्य। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। केंद्रीय सरकार का कार्य मानवीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। राज्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। वह समस्त राहत कार्यों का संचालन और प्रबंधन करता है। राहत आयुक्त बचाव, राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधक होता है। आपदा के समय वह राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति के आदेश व निर्देश के अनुरूप कार्य करता है। कुछ राज्यों में वित्त सचिव इस कार्य का संचालन करते हैं। आपदाओं का प्रबंधन राज्य आपातकालीन योजना और कोष बनाकर किया जाता है। मीना मंच के उद्देश्य बताएं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीना मंच का उद्देश्य बालिका शिक्षा के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बालिकाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। मीना मंच के द्वारा बालिकाएं अपने विचार तथा सीमाएं व्यक्त कर सकती हैं। यही मीना मंच के गठन का प्रमुख उद्देश्य है। मीना मंच का उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व करने की क्षमता तथा एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का विकास करना। 3rd नंबर पर हो जाता है, मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं में प्रेम व सहयोग की भावना विकसित होगी। उसके बाद हो जाता है यहाँ पर, एवं वे एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगी। इस मंच के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है।
और आपका हो जाता है इसके अंतर्गत छात्राओं को तर्कपूर्ण चिंतन तथा लेखन के लिए विषय प्रदान किए जाते हैं, जिससे छात्राओं को विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, उनमें चिंतन की आदत का विकास किया जाता है। 6 नंबर पर हो जाता है आपका इसके अंतर्गत बालिकाओं तथा महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान कराया जाता है और इन्हें सक्षम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। इससे संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 7 नंबर पर हो जाता है मीना मंच के द्वारा बालिकाओं को विवाह की आयु का ज्ञान कराया जाता है, इससे वे नाबालिग विवाह रोकने के लिए प्रेरित होंगी। मीना मंच के द्वारा छात्राओं की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, उनको उनकी योग्यता तथा क्षमताओं का भी ज्ञान कराया जाता है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है? निरीक्षण का तात्पर्य पहले देख लेते हैं। परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। शाब्दिक अर्थ के अनुसार निरीक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति की जांच करना। पर्यवेक्षण का अर्थ है कि उच्च दृष्टि जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। पर्यवेक्षण का काम स्कूलों का मार्गदर्शन करना और समस्याओं का समाधान करना। जिनके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी उन पर है। विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य बताएं। विद्यालय पर्यवेक्षण वह आवश्यक प्रक्रिया है जो विद्यालय में संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए उनके सुसंचालन में मदद करता है और लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना व उनका समाधान करना। वृहत समाज की विद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं, इनका ज्ञान अध्यापक को कराते हुए उन्हें उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करना। विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना व इनके विकास के उन्हें अवसर प्रदान करना। विद्यालय में कार्यरत सभी सहकर्मियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करना। शिक्षा जगत में होने वाली नवीन आविष्कारों से परिचित कराना तथा उनका प्रयोग शिक्षण कौशलों को बढ़ाने हेतु करना। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना। विद्यालय में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर उचित पर्यावरण तैयार करना। विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। विद्यालय में पर्यवेक्षण की क्या आवश्यकता है? विद्यालय में जिस प्रकार के मुख्य अध्यापक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वहां पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। एक पर्यवेक्षण कई विद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है और वह विद्यालय की परस्पर तुलना करते हुए विकास को सही दिशा का ज्ञान मुख्य अध्यापक को करा सकता है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु तो मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा। अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीकरणीय करने में मदद मिलती है। पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन हो जाता है विद्यालय प्रशासन में ब्लॉक संसाधन केंद्र व समन्वयक की भूमिका बताएं। ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक को ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के पर्यवेक्षण करने का अधिकार होता है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके अपने विचारों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है। अतः ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की विद्यालय प्रबंध में निम्नांकित भूमिका होती है। देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे, वह विद्यालय का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करके विद्यालय के संसाधनों की उपयोगिता
को ज्ञात करता है, उनके सुधार के लिए निर्देशन भी देता है। वो विद्यालय प्रधानाचार्य की प्रबंध समिति समस्याओं को सुनता है तथा उनके समाधान हेतु निर्देश भी देता है। वह विद्यालय भवन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करके उनके समाधान हेतु धन उपलब्ध कराता है तथा उसका लेखा जोखा रखता है। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कम अध्यापक होने पर वह उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भी भेजता है। पर्यवेक्षण के समय विद्यालय प्रबंधन के लिए जिन साधनों का अभाव देखता है उनकी व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित करता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ब्लॉक समन्वयक समय समय पर पर्यवेक्षण करके विद्यालयी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विद्यालय प्रबंधन में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका बताएं। तो इसमें आपका हो जाता है सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति ब्लॉक स्तर पर की जाती है। ब्लॉक के विद्यालयों की प्रबंध व्यवस्था में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय समय पर वह विद्यालयों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करता है तथा समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश भी देता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के विद्यालय प्रबंधन की भूमिका को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन विद्यालयों के निर्माण हेतु उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजता है जिससे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। वह विद्यालयों का समय समय पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करके विद्यालय प्रबंध को सुझाव देता है तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है या विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पर्यवेक्षण करके उनके समाधान हेतु उपाय बताता है। शिक्षकों की नियमित और समय से उपस्थित के लिए आदेश देता है जिनसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। प्राथमिक शिक्षा के संबंधित अभिकरण कौन कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक अभिकरण प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एवं सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर संस्थाओं की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर सम्मिलित रूप से प्रयासरत हैं। कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन NIEPA, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य एवं कार्य संक्षिप्त में बताएं। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के प्रसार एवं उनमें गुणात्मक सुधार करना है और इस हेतु सरकार को समय समय पर सलाह देना और साथ ही सरकार की नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा और शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना है। इसके उद्देश्य एवं कार्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है: स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तरमान को निर्धारित करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना और उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण विधियों का विकास करना, स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा है तो विज्ञान किटें तैयार करना, स्कूली यहाँ पे हो जाता है किटें तैयार करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान खोजना, स्कूली शिक्षा शिक्षकों, सेवापूर्व और सेवारत के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित करना और उनके लिए प्रशिक्षण एवं अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, स्कूली शिक्षा और शिक्षा से संबंधित सूचनाएं आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना, प्रतिभा खोज परीक्षा और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन करना, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT ने प्रारंभ में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की थी। अब इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहा जाता है। बाद में इनकी संख्या 5 हो गई और ये अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थापित हैं। ये अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से संबद्ध है। ये साधन संपन्न संस्थान है। इसमें 2 वर्षीय B.Ed, 4 वर्षीय B.A, B.Ed
एवं बीएससी, बीएड और एमएड पाठ्यक्रम चलते हैं और साथ ही शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध की उत्तम व्यवस्था है। ये सेवारत शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम चलाते हैं और शैक्षिक संगोष्ठियों का कार्यशालाओं के आयोजन करते हैं। 1995 से इस पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और +2 पर व्यवसायीकरण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों को बताएं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य। वर्तमान में इस परिषद के जो उद्देश्य हैं उन्हें निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालय को सलाह देना। सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करना। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय समय पर नए नए पाठ्यक्रम शुरू करना। सभी स्तर के सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रमों का निर्माण करना। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनकी चयन प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना। किसी भी प्रकार की नई शिक्षक शिक्षा संस्था को मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना और मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना। सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण कराना, उन्हें सुधार के लिए सुझाव देना और घटिया किस्म की संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति करना। 10 नंबर पर हो जाता है शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों का सर्वेक्षण कराना और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित कराना। यहाँ पे करना हो जाता है देश की सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और किसी भी स्तर की शैक्षिक शिक्षा के प्रसार में संतुलित बनाए रखना। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोगों को बढ़ावा देना और साथ ही शोध के स्तर को उन्नत करना। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना। शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना और इसके स्तर मान को बनाए रखना। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारियां प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना। इस तरह से हो जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ होने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वयन और मानकों का निर्धारण करता है। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या के बड़े भाग तक उच्च शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना, सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना और विशेष लक्षित समूह जैसे महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा पूर्वोत्तर और उड़ीसा के पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों, मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना। इस तरह से हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 शैक्षिक अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उत्तरदायित्व। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदों की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। इनमें से प्रमुख योजना बनाना, प्रायोजित करना, मॉनिटरिंग करना तथा समस्त स्तर के शिक्षकों, अनुदेशकों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य कर्मचारियों के सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकताओं, परिवर्तित राष्ट्रीय लक्ष्य स्कूल पाठ्यक्रमों में संशोधन करना, शिक्षक अध्ययन प्रणाली में अतिरिक्त निवेश करना तथा शिक्षकों की अपर्याप्त पृष्ठभूमि आदि जैसे कई अन्य कार्यों को ध्यान में रखना तथा उन स्थितियों में निरंतर सुधार के प्रयास करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदें शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षा हेतु उचित सामग्री भी तैयार करती हैं तथा प्रमुख व्यक्तियों का अनुकूलन करती हैं तथा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और उनका मूल्यांकन भी करती हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 2021 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। SCERT के प्रमुख कार्य हैं
प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवापूर्ण एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक शिक्षाओं एवं उपयोगी साहित्य का विकास, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, निजी संस्थाओं को बीटीसी एनआईटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु संबद्धता प्रदान करना, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग 7 में धारा 29 के परियोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या मूल्यांकन का निर्धारण करना, अन्य कार्य प्रतिभा खोज, प्रतियोगिता, पर्यवेक्षण, निर्देशन, परामर्श आदि हो जाते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताएं। राज्य शिक्षा संस्थान, प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज। SCERT की स्थापना से पूर्व ही राज्य शिक्षा संस्थान का अस्तित्व था, लेकिन SCERT के प्रादुर्भाव के बीच उसी में विलय होकर उसके एक अनुभाग के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। संस्थान के कार्य शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध, उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक का लेखन संशोधन कार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं को अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना, शोध पुस्तकों पत्रिकाओं के लेखन व प्रकाशन, शिक्षा सेवा विस्तार के पाठ्यक्रम निर्माण व कार्यक्रम का संचालन, शैक्षिक नवाचारों का शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षण तक पहुँचाने हेतु विभिन्न शिक्षणों का आयोजन, शैक्षिक परियोजनाओं के संचालन हेतु अकादमिक सहयोग, समर्थन व शिक्षण प्रदान करना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य व प्रमुख कार्य बताएं। इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य शिक्षा का एक समान ढांचा तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर पैदा करना था। इसके प्रमुख कार्यों में फर्स्ट नंबर पर हो जाता है सेवापूर्ण प्रशिक्षण देना, सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। थर्ड नंबर पर हो जाता है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आदि हो जाते हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न विभाग हैं। डाइट के प्रमुख 7 विभाग हैं जो निम्न प्रकार है। सेवापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संस्थान इकाई, सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय संपर्क तथा परिवर्तन समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंध विभाग हो जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट के प्रमुख कार्य बताएं। इसमें प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सेवापूर्ण प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, और उसमें हो जाता है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, स्थानीय आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास, प्रशिक्षण मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना हो जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्वों का वर्णन कीजिए। वास्तव में जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका है वही विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी का वहन करनी पड़ती है। इस प्रकार उसकी भूमिका की हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं को इन संस्थानों तक पहुंचाना, इन संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं को शिक्षकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, क्षेत्र के परिश्रमी और कुशल शिक्षकों की सूचना NPRC तथा BRC को देना ताकि उनकी अध्यापकों की क्षमता और योग्यता का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्तियों के रूप में हो सके।
समेकित शिक्षा क्या है, इस संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व बताएं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही पूर्ण की जाए उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। जिला समन्वयक की भूमिका। जिला समन्वयक की विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके विद्यालय प्रबंध व्यवस्था हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। इसकी भूमिका को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबंधित सभी आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। यह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर चर्चा करता है जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जल ही जीवन है को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं। भूख प्यास व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में आती हैं। विद्यालय में भूख मिटाने के लिए बालक स्वयं प्रयास करते हैं तथा पानी की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। यह बात दूसरी है कि आजकल बालक अपने साथ खाना एवं पानी दोनों साथ लेकर चलते हैं। फिर भी विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना उचित होगा क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को सदैव ढककर रखा जाना चाहिए जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना आ सके। अधिक देर से रखे पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों को पानी पीने के लिए ग्लास आदि का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। बच्चे पानी के लिए एक रास्ता होना चाहिए जिससे पानी बाहर जा सके। पीने के पानी की व्यवस्था ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां अधिक स्वच्छता हो, अर्थात शौचालय के आसपास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते हैं जिससे अनेक रोगों जैसे हैजा, पेचिस, मोतीझरा एवं आंतरिक शूल आदि हो जाते हैं। इसलिए पीने के पानी की शुद्धता अधिक आवश्यक होती है। इसलिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों हेतु अत्यंत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से प्राप्त धनराशि का विद्यालय हित में प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें। क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन हो। तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए। क्रय की जाने वाली वस्तु हेतु निर्धारित बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें। क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेलकूद के आयोजन के समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों को ही अनुमति दी जाए। खेलों में विविधता हो। छात्रों एवं छात्राओं के लिए खेलने की अलग अलग व्यवस्था हो। अनुशासन रहे। खेल बालक बालिकाओं की रुचि अनुसार हो। खेल को खेल की भावना से खेला जाए। आजकल सरकार की ओर से खेलकूद की और काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। हर्ष का विषय है कि अब अभिभावक का ध्यान भी बालकों के खेलकूद की ओर जाने लगा है। यदि सभी लोग नियमित रूप से खेलकूद में भाग लें तो निसंदेह देश और समाज को सुदृढ़ और स्वस्थ नागरिक मिलेंगे तथा व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक आदि सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति होगी। विद्यालय और समुदाय के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं। नामांकन वृद्धि तथा हास्य दर की कमी में समुदाय किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है। बालक की शिक्षा उसके परिवार से आरंभ होती है। बालक बड़ा होकर परिवार से बाहर के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वह मोहल्ले तथा गांव के अन्य बालकों के साथ खेलता कूदता है, मेलों में जाता है,
जुलूसों तथा उत्सवों में तथा समुदाय के अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वह इन सब कार्यों एवं क्रियाओं द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और समुदाय के उन सब ढंगों को अपनाता है जिनको वह देखता है। इस प्रकार बालक के रहन सहन, बोलचाल, आदत, आचार विचार, स्वभाव, वेशभूषा एवं रुचि पर अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की छाप पड़ती है। वह वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय उसे बनाना चाहता है। समुदाय के आदर्श उसे प्रभावित करते हैं। समुदाय के लोग उसे मूल्यों, परंपराओं की जो जानकारी देते हैं उन्हें वह अपना लेता है। यही सामुदायिक सहभागिता है। समुदाय के कर्तव्य बालकों को विद्यालयों के नियमों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करें। प्रगति विवरण प्राप्त करने के पश्चात सुधार हेतु स्वयं शिक्षकों से संपर्क करें। विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरा करने में बालकों को सहयोग प्रदान करें। बालकों के प्रतिदिन की विद्यालय गतिविधियों में रुचि लें और बालक के घर आने पर उनके विद्यालय कार्य का निरीक्षण करें। विद्यालयों के शिक्षकों के साथ निरंतर संपर्क में रहे। बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें और बच्चे के विद्यालय न जाने पर अवकाश पत्र भेजकर सूचित करें। विद्यालय जब कभी अभिभावक को बुलाता है तो उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। यदि अभिभावक वर्ग उपरोक्त भूमिकाओं तथा कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं तो नामांकन वृद्धि तथा ह्रास दर में कमी आवश्यक हो सकेगी। नेतृत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है। समाज में नेतृत्व का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेता के अभाव में समाज के विविध क्षेत्रों में नवीन परिवर्तन ला पाना मुश्किल होता है। आधुनिक मान्यताओं ने शैक्षिक प्रशासन को सामाजिक नायकत्व का दायित्व सौंपा है। अब शिक्षा प्रशासन मात्र शिक्षात्मक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि शैक्षिक समस्याओं हेतु समाधान हेतु स्थानीय पहल की गतिशील बनाकर उसे निराकरण हेतु मार्गदर्शन भी देती है। सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जहां शिक्षा एक और भौतिक संसाधनों के विकास का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधनों के संवर्धन व प्रगति का कार्य भी करती है। आज शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के गुणों का पाया जाना अवश्य समझा लाने लगा है। यहाँ पे समझा जाने लगा होगा, यहाँ पे है ना, जाने लगा है। नेतृत्व अंग्रेजी के शब्द लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ वह जो नेतृत्व दे। यह नेतृत्व किसी भी क्षेत्र या दिशा में हो सकता है। वर्तमान में नेतृत्व को प्रशासनिक रूप से जोड़ दिया गया और यह समझा जाने लगा है कि कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं? पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया जिसमें शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो। शिक्षक संदर्शिकाओं से पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य से पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियां, रोचक गतिविधियों, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग आदि का विवरण शामिल किया गया है। पढ़ाने हेतु समय प्रबंध का स्पष्ट विवरण होता है। शिक्षक संदर्शिका में प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए बॉक्स स्पेस दिया गया है जिससे अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो जाता है, सेशन भी कंप्लीट हो जाता है और आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है, प्लस आपका पवन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजन सीरीज पर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाता है उसके पवन सीरीज के तो कंप्लीट हो गए, अब राजन सीरीज के कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।